गुड इवनिंग एवरीवन। होप आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने मलेरिया के साथ यानी कि जितने भी कॉमन डिजीज़ जो थे उसको हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे मलेरिया से। मलेरिया स्टार्ट करने के बाद अदर प्रोटोजोन कुछ डिजीज़ थे, कुछ हेलमिंथिक डिजीज़ थे, कुछ फंगल डिजीज़ थे, सारे के बारे में डिस्क्रिप्शन, साइन सिम्टम्स, पॉजिटिव एजेंट और साथ में उसके सिम्टम्स क्या हैं, साथ में उससे उसका प्रिकॉशन कैसे करना चाहिए। ठीक है। इसके बारे में अपन स्टडी किए थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है जिसके बारे में एनसीईआरटी कवर करती है, दो इम्पॉर्टेंट डिजीज जो कि हम लोग पढ़े थे कहाँ पे, रिकॉल में करा दे रहा हूँ। हमने पढ़ा था डिजीज के टाइप्स, डिजीज के टाइप्स। ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन ये भी एक टाइप्स है। क्या? इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिजीज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बट ये जो टॉपिक दो डिजीज़ पढ़ने वाले हैं ना, उस समय मैं आपको बताया था ये कि कौन सा इन्फेक्शियस है कौन सा नॉन इन्फेक्शियस है, और सबसे ज़्यादा डिटेल इसी दो चैप्टर के बारे में आपको दिया हुआ है। ठीक है। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस, इसका एग्जाम्पल क्यों रिकॉल करा रहे हैं? क्यों? इसका जो एग्जाम्पल है, दोनों का एक एक एग्जाम्पल, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो इन्फेक्शियस में क्या हम लोग पढ़े थे? कॉमन कोल्ड पढ़े थे। ठीक है। तो खांसी जुकाम अपने लैंग्वेज में अपन बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में। उसके बाद एड्स, इसमें क्या पढ़े थे हम लोग? नॉन इन्फेक्शियस में जो इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैले, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या था? कैंसर के साथ बहुत सारे अदर डिजीज भी हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में हमें इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। एक इन्फेक्शियस, सॉरी, एक नॉन इन्फेक्शियस और एक इन्फेक्शियस, यानी एड्स एंड कैंसर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन दो डिजीज का डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए क्योंकि सोशल एक स्टिग्मा बना हुआ है एड्स को लेकर के, कि सपोज डेट अगर सोसाइटी में किसी बंदे को एड्स है तो लोग उसके पास भी नहीं जाना चाहते हैं। बट ये गलत बात है। एनसीईआरटी से मेंशन करती है एड्स डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम अ मियर टच। आप किसी को एड्स पेशेंट को अगर आप टच कर देते हैं तो उससे आपको एड्स नहीं हो जाता है। ठीक है। तो ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, पहला नंबर। इन्फेक्शियस है बट टच करने से, फिजिकल टच से, सिर्फ टच कर दिए उससे फैल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि अगर ध्यान रखेंगे कि अगर सोसाइटी में कोई आपके सराउंडिंग मेट्स का पेशेंट है तो उसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोशली उसे डिस्कार्ड कर देना है। नो, इट इज़ सोशियली और इथिकल रॉन्ग। ये इथिकल और सामाजिक रूप से गलत है। ठीक है। हाँ, बॉडी में अगर जो फ्लूइड है उसका एक्सचेंज हो तब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट मतलब फैल सकता है। ठीक है। तो एड्स को स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट इसके बारे में देखेंगे हम। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म बहुत बच्चों को नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी, डी फॉर डेफिशिएंसी, एंड एस फॉर बहुत बच्चे सिम्टम्स लिख दें। नो, इट इज अ सिंड्रोम। ठीक है। सिंड्रोम। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई सिंड्रोम क्या है? ठीक है। चारों का एक प्रॉपर मतलब है। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? जब एनसीईआरटी आगे आप रीड करेंगे तो एक्वायर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा नहीं है कि बर्थ से किसी बच्चे को एड्स होता है। नो, इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल टर्म आपको मिलेगा। तो कॉन्जेनाइटल का अर्थ क्या होता है? कि जन्म से। तो ये कॉन्जेनाइटल है कि नहीं है? ये कॉन्जेनाइटल नहीं है। ठीक है। तो नॉट कॉन्जेनाइटल। ओके। उसके बाद इम्यूनो, यानी कि ये कुछ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है।
चारों का प्रॉपर मतलब है, चारों एक तरह का क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में आपको पूरा आगे मिलेगा, लाइन बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना, समझ जाएंगे तो। इम्यूनो मतलब इट इज रिलेटेड टू समथिंग अबाउट इम्यून सिस्टम। डेफिशिएंसी यानी इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक जो लड़ने की क्षमता है, ठीक है, व्याधि से लड़ने की, रोग से लड़ने की जो क्षमता है हमारे बॉडी की, उसमें कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी क्या होती है, उसमें कुछ कमी आ जाती है, वो कमजोर हो जाता है। सिंड्रोम क्या है भाई, तो सिंड्रोम जो होता है, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंड्रोम पे को हम लोग नोट करेंगे, व्हाट इज सिंड्रोम। सिंड्रोम का डेफिनेशन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का मतलब बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो इसमें पाए जाते हैं, तो ये प्रॉपर, ये कुल मिला के एक सिंड्रोम है। तो उसका बेसिक डेफिनेशन क्या, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स का समूह है, ठीक है। तो समझ में आया इसका नाम, एक्वायर्ड, मतलब कि हम लोग लाइफ में इसे गेन करते हैं, बर्थ से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं एनसीईआरटी का लिख देता हूँ, एक्वायर्ड का मतलब, इसको नीचे लाइन में, इट्स इज नॉट अ congenital, एड्स इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है, सिंस बर्थ, मतलब यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, ये मत समझ आना ये कॉन्जेनाइटल है, ये नॉट कॉन्जेनाइटल अपन लिखते हैं यहाँ पे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, नॉट कॉन्जेनाइटल, ठीक है। ऐसा मत कि कॉन्जेनाइटल पढ़ लेना और गलत आंसर करके आ जाना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्जेनाइटल, सीआरटी में ये सब टर्म को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉन्जेनाइटल मतलब बाई बर्थ, जन्म से। एड्स कॉन्जेनाइटल है या नॉन कॉन्जेनाइटल, तो नॉन कॉन्जेनाइटल है, नॉट कॉन्जेनाइटल, ठीक है। बर्थ से नहीं होता है, लाइफ में एक्वायर होता है, क्लियर है। अब इसके जो एड्स में सिम्टम्स है, बहुत सारे सिम्टम्स है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंड्रोम का मतलब समझ में आ गया, अब इसका कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं कि भाई एड्स एक्चुअल में आया कब, कब रिपोर्ट हुआ फर्स्ट टाइम। तो मैं बता दूँ, 19 इंडिया का जो है डेटा एनसीईआरटी में नहीं है, बट जान लो, सबसे पहले एड्स जो है कहाँ पे आया वर्ल्ड में, अमेरिका में आया, ठीक है, जिसको हम लोग सबसे एडवांस कंट्री कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आया। फर्स्ट टाइम एड्स इज रिपोर्टेड इन लॉस एंजलिस, एक शहर का नाम है अमेरिका में, लॉस एंजलिस, एलए शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। एलए में फर्स्ट टाइम आया, कब आया, 1981 में, डेटा याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 1981 में आने के बाद इंडिया में कब रिपोर्ट, उसके 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 ऐड करो ना, तो 1986 में इंडिया में, बट ये डेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो आप सिर्फ एक डेटा याद रखो कि फर्स्ट टाइम कब हुआ, लॉस एंजलिस में हुआ, ये भी नहीं है, सिर्फ डेट याद रखो, ठीक है। इट्स इज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, आप ये 87 मत समझ जाना, 1981, ठीक है। 1981 में ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ, कहाँ पे हुआ रिपोर्ट, तो अमेरिका में, लॉस एंजलिस, बट इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसका एक डेटा है एनसीईआरटी में कि ये इतना खतरनाक बीमारी है कि इसमें अल्टीमेटली अगर जो है ना, एड्स के केस में बहुत सारे पेशेंट का, क्योंकि ये जो है ना, मान लो कि इन्फेक्शन, अगर सपोज डेट आज किसी बंदे एक्स पर्सन को आज एड्स की इन्फेक्शन हुई, ठीक है, हाँ, ये कौन सा डिजीज है, सॉरी एक चीज बताना मैं भूल गया, ये कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज है, ठीक है। एड्स किससे होता है, वायरल डिजीज है, ये आपको पता नहीं, यहाँ पे आप बैक्टीरियल बोल दो, प्रोटोजोआ बोल दो, तो एड्स कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज, सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए, वायरल डिजीज, ठीक है, ओके। ये कैसा डिजीज है, इट्स इज अ वायरल डिजीज, वायरल डिजीज है, किसके द्वारा होता है, कॉज्ड बाय, और वायरल डिजीज है तो कोई ना कोई वायरस होगा इसका, तो कौन सा वायरस है यहाँ पे, HIV वायरस, किससे होता है, HIV वायरस से होता है,
HIV, HIV, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। HIV वायरस का आई से फिर से यहाँ पे इम्यूनो आ जाएगा, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ HIV का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता ये सब छोटी छोटी चीजें, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। ह्यूमन इम्यूनो, वहाँ पे भी इम्यूनो डेफिशिएंसी था, यहाँ पे भी इम्यूनो डेफी वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब क्या होता है ना, वायरस में जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो वायरस होते हैं, जैसे हम लोग क्या है, होमोसेपियन है, ठीक है। तो कोई हम लोग का फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म का एक कोई ना, तो ये जो वायरस का है ना, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग अलग वायरस। बहुत सारे वायरस एक ही फैमिली के हैं। तो HIV का जो फैमिली है वो कौन सा फैमिली है, रेट्रोवायरस, ठीक है। ये मेंबर किसका है, रेट्रोवायरस फैमिली का मेंबर है, ठीक है। मेंबर ऑफ जो HIV है, HIV जो है कौन सा फैमिली, मेंबर ऑफ रेट्रो रेट्रोवायरस फैमिली का एक मेंबर है HIV, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं टिस्का रेट्रोवायरस, ये भी सही है, बट स्पेसिफिक पूछे कि रेट्रोवायरस में कौन से स्पीसीज का, कौन से पर्टिकुलर वायरस का, तो उसका आंसर क्या होगा, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हाँ, इसके बाद अपन ये डिस्कस कर रहे थे कि पहला टाइम कहाँ पे हुआ, 1981 में, 1981 में। NCERT एक डेटा लिखती है कि ये इतना खतरनाक बीमारी है, आप सुनते होंगे कि एड्स से जनरली डेथ हो जाता है। क्यों भाई, तो सबसे पहले तो ये मान लो कि अगर किसी पर्सन को आज इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, 20 मार्च को इन्फेक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि टाइफाइड फीवर की तरह आपको 2 दिन में, 1 दिन में सिम्टम्स आपको दिख जाएगा और 7 दिन में ट्रीटमेंट आप करा लेंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं आप प्रिवेंशन लेंगे। नो, ऐसा समय ही नहीं मिलता है। एड्स का जो इन्फेक्शन है एक्चुअल में वो आपको पता ही लगता है 10 ईयर इसके विंडो पीरियड होते हैं, कभी 5 ईयर, कभी 10 ईयर, कभी कभी 15 ईयर हो जाते हैं। यानी कि आपको 10 साल बाद आपको पता चल चल सकता है। बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है, लास्ट स्टेज में पता चलता है। तो पता चल सकता है कि मेरे को एड्स है, और आप अगर इसका टेस्ट वगैरह जो कराएंगे, एलाइजा वगैरह टेस्ट कराएंगे, तब आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स पता चल जाएंगे, फिर आप इसका ट्रीटमेंट, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है ना, ये धीरे धीरे क्या होता है, डिग्रेड होता है, ठीक है, धीरे धीरे लॉस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण पर्सन का एड्स के कारण, जानते हो एड्स में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एड्स का जो पर्सन है, एड्स अफेक्टेड जो व्यक्ति है, उसका डेथ एड्स से नहीं, बल्कि उसके साथ अदर जो डिजीज, अदर पैरासाइट, अदर बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, कंडीशनल, उस कंडीशन पे पर्सन इतना वीक हो जाता है कि उसका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाता है, ठीक है, और उस मौके का फायदा उठा करके अदर अदर ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है, उसके बाद व्यक्ति का, पर्सन का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो हाँ, एक डेटा है एनसीईआरटी में, लास्ट 25 ईयर में, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मोर देन, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन, यानी 25 साल में, यानी हर एक साल कर लें तो मोर देन 1 मिलियन, मोर देन 25 मिलियन डेथ, 25 मिलियन डेथ अक्रॉस दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की बात हम लोग कर रहे हैं, इंडिया नहीं समझना, पूरे वर्ल्ड में मोर देन 25 मिलियन, यानी कितना होता है 1 मिलियन में, कितना होता है पता है ना, नहीं पता है तो जान लो, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैक्स, 10 लाख होता है 1 मिलियन में। तो सोच लो 25 मिलियन में 250 लाख, 250 लाख डेथ हुआ है पिछले लास्ट 25 साल में, यानी एक साल में कितना हो गया, 1 मिलियन, यानी कि 25 लाख डेथ्स, समझ रहे हो ना। कैंसर से भी यही कंडीशन है, इसीलिए इन दो डिजीज के बारे में थोड़ा सा
एनसीईआरटी एक्सप्लेन करके हमारे सोसाइटी में कुछ मैसेज देना चाहती है, इसके बारे में अवेयरनेस होने चाहिए। इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम करता है, इसके लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ एड्स में, कि इसके लिए एक NACO NACO वो काम करती है। बहुत सारे NGOs, गवर्नमेंटल NGO, नॉन गवर्नमेंटल NGO काफ़ी अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम करती है, ठीक है। बट अल्टीमेटली अपने आप को प्रिकॉशन लेना है सोसाइटी में, ठीक है, तभी इस तरह के डिजीज से हम लोग बच सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? अब ये कैसे फैलता है, ठीक है, ट्रांसमिशन इसका क्या है भाई, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये बायो में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये जनरल नॉलेज है ये, ठीक है, जनरल नॉलेज है कि भाई एड्स का फुल फॉर्म, एड्स कब फर्स्ट टाइम हुआ था, ये वायरल डिजीज है, कौन से वायरस, ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है, और रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है भाई, ठीक है, मतलब कि एड्स कैसे कैसे फैलता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एड्स जो है वो कभी भी फिजिकल टच, छूने से किसी पर्सन को आप टच कर देते हैं, ये सबसे बड़ी मतलब कि क्या उसको बोल सकते हैं, मिथ है, ठीक है, मिथ है कि लोग ऐसा समझते हैं। बट इस आइडियोलॉजी को चेंज करना होगा। ये कौन करेगा? हम लोग करेंगे, जितना अवेयरनेस रखेंगे कि नहीं वो फिजिकल टच से नहीं फैलता है, जब तक कि बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट नहीं हो दो पर्सन के बीच में, तब तक एड्स नहीं जा सकता है। जैसे सपोज एक जनरल अपन अगर हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, तो एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, इस पे बहुत सारी मूवीज बनी हुई है, वेब सीरीज बनी हुई है, ठीक है, क्या कि एक ही हॉस्टल में जनरली, अगर हॉस्टल में क्या रहते हैं बच्चे आपस में, एक ही हॉस्टल में अगर रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का शेयर करते हैं आपस में। तो आप देखेंगे कि सेविंग बॉयज़ के लिए स्पेशली, कि सपोज एक रूम में 4 लोग हैं, तो अगर सेविंग ब्लेड जो होता है उसका यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे को। जब भी आप सलून वगैरह में जाते हो तो आप देखो वहाँ पे कि जो वहाँ पे सलून में जो बंदा है वो आपको ब्लेड वगैरह चेंज कर रहा है या नहीं, या फिर एक ही से सबका बना दे रहा है। ये सब आपको डेली लाइफ में ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द ये भी रीज़न है कि सेविंग ब्लेड जो होता है उससे अगर एक पर्सन से आप किए, उसमें मान लो कि ब्लड का कोई पार्टिकल उसमें स्टिक हो गया, ठीक, सपोज कोई वाई पर्सन अगर उसे यूज़ कर रहा है, तो वही जो ब्लड का पार्टिकल है उसमें भी हो सकता है कि वायरस हो, HIV वायरस हो। और जब कट होता है ना, तो क्या होगा, बॉडी फ्लूइड के थ्रू, यानी पर्सन एक्स का जो बॉडी फ्लूइड है यानी ब्लड है उसमें HIV वायरस है, वो कहाँ पे इस पर्सन में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आएगा, ये होगा तब आ सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि बॉडी फ्लूइड में कैसे कैसे डेली लाइफ में कैसे होता है, तो अवेयरनेस अपने को ये फॉलो करना है टोटल। हाँ, एक पॉइंट अपन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, हाँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। वायरस जो होता है ना, वायरस के बारे में मैं बता देता हूँ। ये ऊपर का लाइन में किया हूँ, ठीक है, ये HIV वायरस के लिए मैं यहाँ पे एरो दे करके लिख रहा हूँ। तो जो वायरस होते हैं ना, बहुत सारे वायरस में क्या होता है, वायरस एक्चुअल में, हाँ, वायरस क्या होता है, लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है? इसका आंसर कोई आपको प्रॉपर आंसर इसका नहीं है। कोई अगर बोल दे वायरस लिविंग है तो मैं अपोज कर सकता हूँ कि वायरस नॉन लिविंग में है, ठीक है। तो वायरस इज लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ, ये डिपेंड करता है कि वायरस है कहाँ। अगर वो हमारे बॉडी के बाहर है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, तो वो सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन मतलब वो पड़ा हुआ है, उसको हम लोग नॉन लिविंग मानेंगे। बट अगर कोई वायरस हमारे बॉडी का प्रोटीन मशीनरी यूज कर रहा है, यानी कि अपने बॉडी के अंदर है, तब वो लिविंग कहलाता है, ठीक है। तो वायरस के लिए कंट्रोवर्सी है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि वायरस ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग है। नो, जब बॉडी के बाहर है तो क्रिस्टल है, ठीक है, नॉन लिविंग की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन जब वो बॉडी के अंदर आ जाता है तब वो लिविंग हो जाता है। ये कहाँ पे पढ़ना है आपको? तो जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन,
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, किसके द्वारा दिया गया था? एक जस्ट रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ, R.H. विटेकर, ठीक है, उसके द्वारा उन्हें 5 काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया गया था। तो उसी में वायरस के बारे में बता दूं कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है ना, आरएनए एंड प्रोटीन, यही जनरली होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का कवरिंग होता है और आरएनए उसके बीच में एज अ जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो दो तरह के वायरस होते हैं, आरएनए, किसी में आरएनए होता है, किसी में डीएनए होता है। तो ये जो है ना एचआईवी वायरस, इसका जीनोम कैसा है, जेनेटिक मटेरियल कैसा है, आरएनए वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ? जो रेट्रो वायरस है ना, आरएनए जीनोम, जीनोम का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कि कैसे कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एड्स, तो सबसे पहला जो है ना, फर्स्ट, जो कि मोस्ट कॉमन है, अगर आप किसी 10th या 12th के स्टूडेंट से पूछेंगे कि एड्स कैसे, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, उनके पास एक ही आंसर रहेगा, क्योंकि उनको यही पता है कि सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही एड्स स्प्रेड करता है। बट नहीं, आपको सारा चीज, सारा नॉलेज पता होना चाहिए कि हाँ, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक वन ऑफ द मेथड, यानी वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बट इसके साथ साथ कुछ और भी है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो मेल टू फीमेल भी हो सकता है, ये फीमेल टू मेल दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मल्टीपल, इन केस ऑफ मल्टीपल पार्टनर, ठीक है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर के केस में भी हो सकता है। थर्ड वन इसी से रिलेटेड है, ये अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स में अगर होगा तो इसी में लिख देना, या फिर एंड इन प्रोटेक्टिव सेक्स के केस में भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होना चाहिए, और सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट से ये स्प्रेड कर सकता है। और कैसे कर सकता है? ठीक है, बाय सेविंग क्रीम, नीडल से हो सकता है, ठीक है, बाय नीडल्स, नीडल से हो सकता है, सेविंग ब्लेड से हो सकता है, एंड एक्सेट्रा, नीडल सेविंग ऑफ इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है? तीसरा, अगर कॉमन इसके लिए बोले, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है, एक पॉइंट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, मान लो किसी एक पर्सन से ट्रांसफ्यूजन जो प्रोसेस होता है कि उसके केस में भी हो सकता है। अब देखो, ब्लड यहाँ पे बोलने का ये मतलब है ना कि सिर्फ ब्लड से नहीं,
बॉडी फ्लूइड यहाँ पे अगर बोला जाए तो वो और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन जनरल यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बोर्ड, अगर कोई बोर्ड का स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो इसके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन जनरल, जनरल क्या बोलेंगे, इन जनरल बाई बॉडी फ्लूइड, बॉडी जनरली हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी फ्लूइड से, ठीक है, एड्स स्प्रेड होता है, ठीक है। अब क्या है कि मान लो कि अगर किसी इन्फेक्टेड मदर है एड्स से, तो क्या वो इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में आ सकता है, तो हाँ आ सकता है भाई। इन्फेक्टेड मदर टू बेबी या फिर चाइल्ड, कैसे आएगा भाई, तो ये इसका जो डिटेल है, थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू आएगा। अब ये बताओ कि प्लेसेंटा हमने एक जगह और कब पढ़ी थी, प्लेसेंटा हमने कहाँ पे पढ़ा था बताओ। हाँ, जब एंटीबॉडी हम लोग पढ़ रहे थे तो एक आईजी ए और आईजी जी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जी ही था ना। हाँ, तो आईजी ये जो था, जो प्लेसेंटा से मदर के थ्रू बेबी में आ रहा था, ठीक है जी, और ए कहाँ पे था, कोलोस्ट्रम के थ्रू। तो प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पे क्या आ सकता है, एंटीबॉडी आ सकता है, तो साथ साथ क्या भी ये आ सकता है, मान लो कि वायरस है, तो ब्लड जब, एक्चुअली होता क्या है, इसको ऐसे समझिए कि एक तो प्लेसेंटा आ सकता है, दूसरा जब डिलीवरी होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड भी वहाँ पे फ्लो करता है बॉडी में, तो मे भी उससे HIV वायरस इसमें माइग्रेट कर जाए। लेकिन तरीका क्या रहेगा, प्लेसेंटा, आप आंसर ये टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे आप, कि प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्टेड मदर से न्यू बॉर्न बेबी या फिर चाइल्ड में एड्स आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं समझना है, बहुत बच्चे यहाँ पे एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ आपका, बहुत लोग समझ रहे होंगे क्या ये कॉन्जेनाइटल है, नो, ये बर्थ, मतलब सिंस बर्थ से नहीं, हाँ इन्फेक्टेड पर्सन के केस में आया है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ ये जन्मजात है, बेबी पैदा, ये इन्फेक्टेड मदर से आया है, अगर मदर इन्फेक्टेड नहीं है तो ये नहीं आएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद इसका एक जान लेंगे हम लोग कि कैसे ये वायरस क्या करता है, कि रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, और कैसे ये अफेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इसका प्रिवेंशन देख लेंगे, उसके बाद इसका टेस्ट जो है इलाइजा टेस्ट, एलिसा टेस्ट बहुत लोग बोलते हैं, एलाइजा टेस्ट जो भी ELISA, ठीक है, वो देखेंगे। एक्चुअली कुल मिलाकर के ये आपको ध्यान रखना है कि 3-4 इसमें एब्रीविएशन आएगा, एड्स का फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म, एलाइजा का फुल फॉर्म, बहुत बच्चे नहीं बता पाते, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, कैसे कैसे ये रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन ऑफ रो, ठीक है। तो इसमें एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसी का टेबल चार्ट हम लोग, तो सबसे पहले कौन सा वायरस है, रेट्रोवायरस से स्टार्ट करते हैं, रेट्रो यानी कि HIV, उसी का फैमिली का है, तो दोनों यहाँ पे एक दूसरे का सिनोनिम के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं। तो रेट्रोवायरस क्या करेगा, सबसे पहले मान लो ये रेट्रोवायरस, तो रेट्रोवायरस सबसे पहले इसमें क्या है, अंदर क्या है, RNA है, और बाहर में प्रोटीन होता है, जैसे ये होता है ना वायरस, ये मान लो ये क्या है, ये RNA जीनोम है, RNA, इसका कवरिंग क्या होता है, ये जो कवरिंग है ये क्या होता है, प्रोटीनियस, एक्चुअली आप पढ़ेंगे तो कैप्सिड कहते हैं इसको वायरस के केस में, या प्लांट उसमें क्लासिफिकेशन में आप पढ़ लेंगे, ठीक है, वायरस में, सॉरी सॉरी, हाँ, मैं एक जो मैं बता रहा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें एक चीज़ ध्यान देना, मे बी मैं स्लिप ऑफ टंग ये हुआ होगा कि मैंने बताया कि 5 तरह के क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से हैं,
बैक्टीरिया, सॉरी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो वायरस जो है ना, मैं आपको री चेक कर रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसा बोला होगा तो उसको आप ध्यान देना कि ये जो वायरस है ना, वायरस इज नॉट इंक्लूडेड इन, मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिख देता हूँ, बाई मिस्टेक अगर मैं बोल दिया हूँ वायरस इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम ऑफ फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटेकर के द्वारा जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, आई थिंक मैंने वहाँ पे ये बोल दिया होगा, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, उस चैप्टर में पढ़ना है। बट उसके बाद उसके अलावा फाइव किंगडम में ये नहीं आया था, तो ये अलग से एक ग्रुप पढ़ना है वायरस का। उसमें था कि दो तरह के वायरस होते हैं, आरएनए डीएनए, किसी में दोनों हो सकते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, वो डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये फाइव किंगडम में क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इज नॉट इंक्लूडेड, ध्यान रखेंगे आप, ओके, इसको हाईलाइट कर लो, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले रेट्रोवायरस है, इसके अंदर आरएनए है, वायरल आरएनए है और प्रोटीन है, ठीक है। तो वायरस क्या करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को। तो सबसे पहले क्या करता है, ये इन्फेक्ट, मलेरिया में भी ऐसे पढ़ रहे थे कि प्रोटोजोआ है, वो आके क्या करेगा, प्लाज्मोडियम क्या है, इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, ये मान लो नॉर्मल सेल है, इसको क्या कर दिया, ये इन्फेक्ट कर दिया। अब आरएनए जब इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, नॉर्मल सेल में, तो क्या करेगा, वायरल आरएनए उसमें आ जाएगा। वायरल आरएनए आएगा तो क्या करेगा, आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, ठीक है। अब क्या आएगा, नॉर्मल सेल यानी कि वायरल आरएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेटेड इन नॉर्मल सेल, ठीक है, नॉर्मल सेल में गौर, यानी सिंपली बोले यार तो ये उसमें क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, समझ लो उसमें आ जाएगा, प्रोड्यूस इन नॉर्मल सेल। अब वायरल आरएनए आया, तो आरएनए से यहाँ पे वायरल डीएनए में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए दो तीन टर्म आपको ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। डीएनए से आरएनए बनने को, तो इसको नीचे लिख दूंगा, ठीक है, हाँ यहाँ लिख लो, डीएनए से आरएनए जो बनता है ना, डीएनए से आरएनए, इसको क्या बोलते हैं, ये आया हुआ बहुत बार क्वेश्चन है यार एनसीईआरटी का, कहाँ पे पढ़ेंगे इसको, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, कहाँ पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो जो डीएनए से आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसक्रिप्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बस इतना है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, इट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ उल्टा हो रहा है तो उल्टा का क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो बस रिवर्स चिपका दो यहाँ पे, रिवर्स ट्रांस ट्रांस क्लियर, याद रहेगा ना, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये भी आप ध्यान रख लो, मैं बता दे रहा हूँ। वैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब आएंगे तो वहाँ पे इसका डिटेल पढ़ना है, क्लियर। तो क्या अभी तक हुआ भाई कि वायरल आरएनए जो है वो नॉर्मल सेल में इंटर कर गया, तो क्या हो जाएगा, वायरल आरएनए से क्या होगा, वायरल डीएनए बनेगा, क्लियर है ना, से वायरल डीएनए इज फॉर्म्ड,
कौन सा प्रोसेस, फिर से लिख देता हूँ भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। अब वायरल डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब वायरल डीएनए क्या करेगा, ये होस्ट सेल में है, ठीक है, होस्ट जीनोम यानी जिसको इन्फेक्ट कर रहा है, जहाँ पे होस्ट है वहाँ पे क्या करेगा, ये एंटर कर जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। तो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, एंटर कर जाएगा होस्ट के जीनोम में। जीनोम का सिंपल सा मतलब कुछ एडवांस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इसमें हम लोग बना देंगे, मान लो, ठीक है, ये होस्ट सेल है, ये क्या हो जाएगा, डीएनए है इसका, ठीक है, क्लियर है। और इसका आउटर कवरिंग ये पूरा, ये कहाँ पे होगा, ये न्यूक्लियस में होगा, ये न्यूक्लियस है, ये पता है ना, जीनोम आरएनए कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या होगा, अब डीएनए है तो फिर से वही प्रोसेस, वायरल डीएनए से क्या बन जाएगा, फिर से वायरल आरएनए बन जाएगा, न्यू वायरल आरएनए बन जाएगा, फिर से क्या होगा, न्यू वायरल, यानी अब रिपीट होगा, इसके बाद क्या है, रिपीटेशन, फिर न्यू वायरल आरएनए बन जाएगा, न्यू वायरल आरएनए बन जाएगा, वो इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तो फिर से न्यू वायरस प्रोड्यूस हो जाएगा, क्लियर है, न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यू वायरल आरएनए, एक्चुअल में यही तो क्या है, वायरस है, तो बहुत सारे न्यू वायरस, क्या हो गया, न्यू वायरस फॉर्म। ये साइकिल चलते जाएगी, चलते जाएगी, चलते जाएगी, चलते जाएगी, इन्फेक्ट करते जाएगा, तो ये कुल मिला के साइकिल है। ध्यान रखने वाली पॉइंट है कि आरएनए से कहानी शुरू होती है, ठीक है, आरएनए से कहानी शुरू होती है, डीएनए में आती है, फिर डीएनए से आरएनए में जाती है। अल्टीमेटली क्या ये है, आरएनए वायरस है, तो आरएनए से डीएनए बना, डीएनए इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को, होस्ट सेल को जाएगा, फिर डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से फिर से वो वायरस में, न्यू वायरस में कन्वर्ट होता है, फिर ये इन्फेक्ट करेगा और ये साइकिल चलते जाएगी, क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। तो इसको नोट कर लेना, इसको समझ लेना, जो एनसीईआरटी में डायग्राम आपको दिया हुआ है उसको बिल्कुल एक टेबल के फॉर्म में, 2-3 स्टेप में, कि भाई आरएनए डीएनए फिर आरएनए फिर वायरस इन्फेक्ट करता है, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, क्लियर हुआ। अब इसके बारे में एनसीईआरटी में जो पॉइंट है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एड्स जो है मियर फिजिकल टच से फैलता नहीं है, नॉट, तो यहाँ पे मैं चलो इसको लिख देता हूँ कि मे भी आप भूल जाए, क्लियर हुआ ना यहाँ तक। तो क्या लिखेंगे कि HIV या एड्स नॉट स्प्रेड बाय फिजिकल टच, यहाँ पे टच, HIV या एड्स नॉट स्प्रेड बाय फिजिकल टच, फिजिकल टच से, टच करने से नहीं हो जाता ये, ठीक है, मियर टच से ये स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। ये कैसे स्प्रेड होता है, स्प्रेड थ्रू ओनली बॉडी फ्लूइड, स्प्रेड स्प्रेड ओनली, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ओनली थ्रू थ्रू, मैं लिख चुका हूँ बट एनसीईआरटी की लाइन है तो मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, बॉडी फ्लूइड, ठीक है, बॉडी फ्लूइड से ये स्प्रेड होता है, क्लियर है यहाँ पे, बॉडी फ्लूइड से। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोसाइटी में इसका स्टिग्मा है, ठीक है, उसको अवेयरनेस के थ्रू आप लोग खत्म कीजिएगा। एड्स पेशेंट को देख करके ऐसा नहीं कि दूर भागना है, उससे उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, ठीक है, एक तो ऑलरेडी वो बेचारा बीमार है, एड्स से पीड़ित है, तो इसका ध्यान एज अ, क्या उसको बोल सकते हैं, एथिकली ये गलत है, तो एथिकली आप लोग को ऐसा करना चाहिए कि कोई एड्स पेशेंट है उससे लोग कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी डाउन होता है, ओके, तो उससे बातचीत कर सकते हैं आप, बातचीत कीजिए ताकि उससे अच्छा लगे, ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड हो या आप किसी को जानते हो, अननोन से तो बात करना नहीं है, ओके। अब इसके बाद मैं बता देता हूँ इसमें कि एड्स का जो साइम एंड सिम्टम्स है, इसका जो अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स है, अपीयरेंस
ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। कितना है? बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा का मतलब ईयर में होता है, ठीक है। फ्यू मंथ से ईयर हो जाता है ये, ठीक है। अपीयरेंस फ्यू मंथ टू ईयर्स। अगर नॉर्मल इसका डेटा की बात करें तो कितना, एक एवरेज है 5 से 10 साल, समझते हो? 5 to 10 ईयर्स बहुत ज़्यादा होता है मेरे अकॉर्डिंग। 5 से 10 साल इसका वो विंडो पीरियड इसको बोल सकते हो आप, कि इतना दिन बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे को एड्स भी है। क्लियर है ये? ओके। अब इसके बाद इसका जो प्रोसेस है सब हम लोग जान चुके हैं। इम्यूनो डिफिशियंट है, यानी कि इसमें क्या होता है एक्चुअल में, टी हेल्पर सेल इसमें डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। टी हेल्पर सेल डिक्रीज करते हैं। अब इसमें मैं बता दूं कि इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ एक बार, फिर इसके टेस्ट के बारे में जाएंगे कि कौन कौन से इसमें टेस्ट होते हैं, किससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि HIV या एड्स का क्या है, इन्फेक्शन है अपने बॉडी में। तो इसमें क्या होता है कि जब जैसे ही वायरस एंटर करता है बॉडी में, ठीक है, तो क्या करता है एक्चुअल में, टी हेल्पर सेल, ठीक है, टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है, ठीक है। तो HIV वायरस, HIV अटैक टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में मेनली किसको, TH यानी कि टी हेल्पर सेल। 4 तरह के टी हेल्पर सेल होते हैं, किलर सेल, हेल्पर सेल, ठीक है, साइटोटॉक्सिक सेल एंड मेमोरी सेल। चाहो तो ध्यान रख लो, 4 तरह के टी सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, TH यानी कि टी हेल्पर हेल्पर टी सेल, TK किलर टी सेल, TC साइटोटॉक्सिक टी सेल यानी साइटोटॉक्सिक, एंड TM मेमोरी टी सेल, मेमोरी सेल, ठीक है। तो हेल्पर टी हेल्पर सेल को अटैक करता है और इसको क्या कर देता है, TH सेल को अटैक करने के बाद, अटैक करेगा तो क्या होगा, TH का जो नंबर है वो डिक्रीज करेगा, और TH अगर डिक्रीज होगा तो हमारे बॉडी का ओवरऑल इम्यून सिस्टम डाउन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो अब इसमें जान लो कि इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स जो आते हैं, क्या आते हैं, फीवर होता है, डायरिया आता है, डायरिया होता है, वेट लॉस इसमें होता है, ठीक है। तो कुछ सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स लाइक डायरिया, फीवर, वेट लॉस, ये सब इसमें देखने को मिलता है। एड्स पेशेंट को कभी अगर आप देखोगे तो ना वेट लॉस बहुत ज़्यादा दिखता है, कुछ भी बॉडी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, ठीक है। कुछ भी अगर वो खाना खा रहा है, डाइट ले रहा है तो डाइजेस्ट नहीं होगा, डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो इन सब रीजन से हम लोग बोलते हैं कि एड्स का पेशेंट में एड्स से तो नहीं बल्कि अदर जो और सिम्टम्स आते हैं उसके कारण उसका डेथ हो जाता है। अब इसमें NCERT आप लाइन पढ़ोगे तो कुछ इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो सम अपॉर्चुनिटी यानी कि अपॉर्चुनिटी का मौका। तो जब एड्स होता है ना किसी पर्सन में, तो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ, कुछ पैरासाइट, ये मौका मतलब ढूंढते हैं, क्योंकि अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम कम है तो अटैक करना ज़्यादा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लो कि मान लो अपना इंडियन आर्मी थोड़ा वीक हो जाए, ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मान लो सिक्योरिटी में अगर इंडियन आर्मी कुछ कमी कर दे तो क्या होगा, टेररिस्ट को अटैक करना ईजी हो जाएगा, वो इजिली इन्वेड करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे सम अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिस्टिक फैक्शन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एड्स। इसका सिंबल सा मतलब ये है कि मौका का फायदा उठाकर कुछ ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्पेशली नाम दिया हुआ है माइकोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करते हैं, टीबी को, ठीक है। अब माइकोबैक्टीरियम के साथ क्या है, माइकोबैक्टीरियम के साथ कुछ वायरस है, फंजाई एंड सम पैरासाइट। वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, ठीक है, और
माइको ये क्या है, बैक्टीरिया है। अब कुछ पैरासाइट है, पैरासाइट। पैरासाइट में एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ, लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। ठीक है, लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। पैरासाइट कुछ ऐसे होते हैं लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, ये सब मौका का फायदा उठाते हैं और ये क्या करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करते हैं। एड्स के साथ साथ मान लो किसी को एक्स बीमारी, उसके साथ 10 और बीमारी हो जाए तो और इजी हो जाएगा उसका डेथ होना, उसका वीक होना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है एड्स के केस में। ठीक है, मेनली क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। इसमें क्या आपको पिन पॉइंट ध्यान रखना है, अटैक किसको करता है, टी को करता है, बट स्पेशली टी लिम्फोसाइट में हेल्पर टी सेल को अटैक करता है। नंबर इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, जिसके कारण अपना बॉडी का ओवरऑल इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। ठीक है, अब मैक्रोफेजेज जो है ना वायरस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लाइन एनसीईआरटी में मिलेगा, द मैक्रोफेजेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस इन दिस वे लाइक एचआईवी फैक्ट्री। एचआईवी फैक्ट्री किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, एचआईवी फैक्ट्री। यानी एचआईवी सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मैक्रोफेजेज। ठीक है, मैक्रोफेजेज प्रोड्यूस करता है, मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेज पढ़े थे ना, मैक्रोफेज। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट अपन चलेंगे, इसमें क्या होगा कि कौन सा टेस्ट, किससे हम लोग पता चलता है कि भाई डायग्नोस्टिक क्या है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। क्या इसका नाम है, ELIS, इलाइजा। एलाइजा टेस्ट इसको बोलते हैं, जो कि नॉर्मली मोस्ट कॉमन वाइडली यूज एड्स के लिए टेस्ट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंक्ड, I फॉर फिर से इम्यूनो आ गया, सॉर्वेंट एंड एसे, सॉर्वेंट एसे। एलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड, I फॉर, सभी जगह I फॉर इम्यूनो आ रहा है। ठीक है, इम्यूनो सॉर्वेंट से। ठीक है, एलाइजा टेस्ट में एक्चुअली में होता क्या है, एंटीबॉडीज, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, ये इसका डिटेल आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा हुआ, नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन से टेस्ट से होता है, एलाइजा टेस्ट। अब इसका ट्रीटमेंट मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसका कोई 100% ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई पूछे इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो 100% ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ इसके, लेकिन यही नहीं है कि अगर कोई एड्स का पेशेंट है तो उसको मरने के लिए छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा ना, पार्शियल ट्रीटमेंट, थोड़ा बहुत जो काम कर जाए। तो रेट्रोवायरस से हो रहा है तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम लोग देते हैं। क्या देते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। तो ट्रीटमेंट में पहला लाइन, नॉट 100% कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो अगर आपको बोल दे कि एड्स का 100% ट्रीटमेंट है, तो नहीं, वो झूठ बोल रहा है आपसे। तो 100% ट्रीटमेंट नहीं है, तो पार्शियल क्या है भाई। ठीक है, तो पार्शियल जाएंगे तो एंटी रेट्रो वायरल ड्रग्स आर पार्शियल, पार्शियल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये पार्शियल ट्रीटमेंट है। ठीक है, एंटी रिट्रोवायरल यानी रिट्रोवायरल के अगेंस्ट में जो ड्रग्स काम करता होगा, तो एंटी पार्शियल इफेक्टिव। ठीक है, पार्शियल इफेक्टिव ये काम करता है। यहाँ तक क्लियर है आपको, है ना। हाँ, एड्स के पेशेंट में आपको ध्यान रखना है कि अगर एड्स हो चुका है, फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्शियली ट्रीट करके जो टाइम है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं, बट 100% क्योर नहीं कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अब प्रिवेंशन क्या है भाई, यहीं पे देख लेते हैं इसको। प्रिवेंशन मैं बता चुका हूँ सारी चीजें, प्रिवेंशन ऑफ एड्स पढ़ते हैं ना।
प्रिवेंशन इज बेटर देन। एड्स वाले में जो प्रिवेंशन है ना, उसमें कुछ 3-4 अच्छी अच्छी लाइन दी हुई है। अच्छी लाइन का मतलब आपको वो लाइन पूछ सकता है कि दिस पर्टिकुलर लाइन बिलोंग्स टू विच डिजीज, जैसे ये है ना, कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मतलब कि ये आपको बोला है कि भाई आप इग्नोरेंस से मत मरो। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। डोंट डाई, ये दिस लाइन इज रिलेटेड टू विच डिजीज, तो एड्स। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सब डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन में एक एनजीओ मतलब नैको, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले नैको, NACO, नैको। नैको का क्या मतलब है? N फॉर नेशनल। हाँ, एक और नैको से याद आया कि इसका सिंबल, एड्स का जो सिंबल होता है ना, कैसे होता है? इस तरह से, वर्ल्ड एड्स डे, इस तरह से एक आता है ना, नेट पे आप देखना से वर्ल्ड एड्स डे से डालना, इस तरह का आएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ये नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट आपको ये ध्यान रखना है वर्ल्ड एड्स डे कब होता है, 1 दिसंबर को होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है भाई? प्रिवेंशन में तो क्या होगा? इसका अवेयरनेस फैलाना कि एड्स से कैसे हम लोग बच सकें। सोशली ये लोगों को क्या करती है? अवेयर करती है, ठीक है। ये सब बातें हैं। एक स्टेटमेंट है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ये लाइन में क्यों लिख रहा हूं? लापरवाही से आप मत मरें, प्रिकॉशन लें, ठीक है। यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है, कि आप प्रिकॉशंस रखें चीज़ों का, इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। नहीं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। एनसीईआरटी ऐसा लिखती है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ओके, क्लियर है? यंगस्टर्स के लिए ये ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह से अपना एड्स फिनिश होता है, ठीक है। आप कंक्लूड करना है इसको, 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेंगे इसको रीड करना। एनसीईआरटी की सारी पॉइंट हमने कवर कर रखी है, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। अब ये सब कुछ पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, बट जनरल चीज़ है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो डिजीज है, अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कैंसर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस।